नमस्कार प्यारे दोस्तों, ज्योग्राफी के दूसरे लेसन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रामलाल जांगिड़। दोस्तों, आज अपन अध्याय द्वितीय का अध्ययन करेंगे। इसमें विश्व की प्रमुख जनजातियां, विश्व की प्रमुख जनजातियां ये टॉपिक रहेगा। और ये टोटली अपने पहला अध्याय और दूसरा अध्याय, ये दोनों मिलाकर कितने अंक आपके, ये दोनों मिलाकर के आपके 4 अंक का है। और 4 अंक के प्रश्न पहले अध्याय और दूसरे अध्याय में से पूछे जाएंगे। अब देखिए दोस्तों, इनमें से कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे, बोर्ड एग्जाम में कैसे प्रश्न आते हैं। तो मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि ज्योग्राफी विषय, राजनीति विज्ञान और इतिहास विषय, इनमें बोर्ड कक्षा में प्रश्न है जो कि पूछे जाते हैं। वो बोर्ड कमेटी होती है, जो पेपर बनाने की कमेटी होती है, वो कमेटी किताब लेके बैठती है और किताब में से ही पेपर बनता है। तो वहीं से लाइन उठाकर किताब में से कहीं से भी बीच में से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। पिछले वीडियो पर काफी सारे विद्यार्थियों के कमेंट आए थे, इतिहास की सीरीज, उस पर भी काफी सारे कमेंट आ रहे कि सर लाइव क्लास लगाइए। अब देखिए दोस्तों, मैं लाइव क्लास तो लगा लूंगा। लाइव क्लास में क्या होता है, काफी सारी जानकारी छूट जाती है और काफी सारी जानकारी हम बोर्ड क्लास के अलावा भी उसमें ऐड कर देते हैं, जो कि आपको समझाने के लिए जरूरी होता है। इसलिए लाइव क्लास ने लगा करके जो आपके लिए बोर्ड में अच्छा मार्गदर्शन कर सके वही जानकारी हो। इसके साथ में आपको बताता रहूंगा कि कंपटीशन के लेवल से कौन सी महत्वपूर्ण है, कौन सी नहीं है। तो आपके हिसाब से और बोर्ड में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए आपको किताब का ही अध्ययन करना है, और किताब का अध्ययन ही मैं करवा रहा हूं, ठीक है। तो जिस प्रकार से आप ऑफलाइन यानी विद्यालय में हम अध्ययन करवाते हैं, अध्यापन कार्य करवाते हैं, किताब का अध्यापन कार्य करवाते हैं, वैसे ही आपके सामने हम किताब का अध्यापन कार्य करवाएंगे। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो प्रारंभ करने से पहले आपसे निवेदन रहेगा कि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, और पास में बेल आइकन उन्हें भी प्रेस कर दीजिए, और चैनल अपने दोस्तों तक वीडियो शेयर नहीं किया तो उन्हें भी कीजिए। लेसन की शुरुआत करते हैं। प्रमुख जो जनजातियां हैं और उनकी सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक गतिविधियों के बारे में भी इसमें अपन चर्चा करेंगे। तो देखिए दोस्तों, पृथ्वी पर मानव को रहते हुए लाखों वर्ष है जो कि बीत चुके हैं। पृथ्वी पर मानव को रहते हुए कितने वर्ष बीत चुके हैं? लाखों वर्ष बीत चुके हैं। अब ये भी अपने पिछले अध्याय में पढ़ा था। और इस लंबे काल में मानव ने प्राकृतिक वातावरण के साथ समायोजन करना सीखा। पहले मानव कैसा था, पहले मानव सभ्यता कैसी थी, लेकिन धीरे धीरे प्रकृति और मानव एक दूसरे पर निर्भर रहे। पिछले वीडियो में आपने काफी सारी जानकारी उसमें प्राप्त की थी कि मानव धीरे धीरे प्रकृति पर संपूर्ण रूप से प्रकृति पर निर्भर था, फिर एक दूसरे पर निर्भर और जो समायोजन एक दूसरे पर बना रहा। तो लाखों वर्ष बीत चुके हैं मानव को पृथ्वी पर रहते हुए, और इस लंबे काल में मानव ने प्राकृतिक वातावरण के साथ में समायोजन करना क्या कर लिया, सीख लिया। मानव ने तकनीकी विकास के साथ साथ वातावरण समायोजन में तीव्र गति से परिवर्तन किया, और धीरे धीरे मानव ने क्या किया, तकनीकी विकास किया। धीरे धीरे तकनीकी विकास किया, और तकनीकी विकास के साथ साथ में वातावरण समायोजन में तीव्र गति से परिवर्तन आया और परिवर्तन किया। देखिए, पहले मानव संपूर्ण रूप से प्रकृति पर निर्भर था और प्रकृति के अनुकूल था, उनके साथ में अच्छा समायोजन था। लेकिन जब मानव ने तकनीकी विकास किया तो जो वातावरण के साथ में समायोजन था वो क्या होगा, धीरे धीरे बदलने लगा, बिगड़ गया। अब कैसे बिगड़ा, क्या हुआ, उसके बारे में भी देख लेते हैं। विश्व में आज भी कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें कई जनजातियां आदिम ढंग से अपना जीवन यापन कर रही है। अब देखिए, तकनीकी विकास के साथ साथ में काफी अपन लोग हैं जो कि पर्यावरण से काफी दूर हो चुके हैं और काफी परिवर्तन हो चुका है। अपन तुलना कर सकते हैं अपने एक पीढ़ी या 2 पीढ़ी दादाजी या उनसे भी तुलना कर सकते हैं कि वो कैसे जीवन यापन करते थे और अपन कैसे जीवन यापन कर रहे हैं। उनमें भी काफी सारा परिवर्तन आपको मिलेगा। अपने दादाजी, पिताजी वो हो सकते हैं खेती बाड़ी में काम कर रहे होंगे, और अपन किसी द्वितीय व्यवसाय या तृतीय व्यवसाय में कार्य कर रहे हैं। तो ये भी काफी परिवर्तन, ये 1-2 पीढ़ी का परिवर्तन है। लेकिन यहाँ पे तो लाखों वर्ष बीत चुके हैं। तो पहले प्रकृति के साथ में प्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए थे, लेकिन धीरे धीरे मानव ने क्या किया, तकनीकी का विकास किया। तकनीकी का विकास हुआ तो वातावरण समायोजन में क्या हुआ, परिवर्तन हुआ। अब कुछ जगह ऐसे भी लोग हैं जो पूर्ण रूप से प्रकृति पर निर्भर है और प्रकृति पर अभी तक आश्रित है, और उनका सीधा संबंध प्रकृति के साथ में ही है, और उनसे प्रकृति से पूर्ण रूप से वातावरण से जुड़े हुए हैं। तो ऐसे कौन कौन सी जनजातियां हैं? तो देखिए, उनकी जीवन शैली में विशेष बदलाव नहीं आया। इस प्रकार की जनजातियां शीत प्रदेशों, जो ठंडे इलाके हैं वहां, और घने जंगलों, उष्ण व शुष्क मरुस्थलों, शीत प्रदेशों, घने जंगलों, उष्ण व शुष्क मरुस्थलों, घास के मैदानों और दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में निवास करती। अब अंडरलाइन कर लीजिए ऐसे कौन कौन सी जनजातियां हैं जो कहां निवास करती है। तो देखिए, एक तो है शीत प्रदेशों, उसके बाद में घने जंगली क्षेत्र है वहां, और उसके बाद में उष्ण व शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश और घास के मैदानों एवं दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में ये जनजातियां चूंकि निवास करती है, और ये आदिम ढंग से वहां रहते हैं। इनकी अपनी विशिष्ट संस्कृति, सामाजिक ढांचा, परंपरा, रीति रिवाज व मान्यता है।
अब ये जनजातियां यहां रहती है, जो मैंने बताया, शीत प्रदेश, घने जंगल, उष्ण व शुष्क मरुस्थल, घास के मैदान, दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में। तो ये क्या करते हैं, ये वहां उनकी इनकी अलग से संस्कृति है, इनका अलग से सामाजिक रीति रिवाज है, सामाजिक ढांचा है, इनके परंपराएं अलग हैं, रीति रिवाज वो मान्यता अलग अलग है। इन जनजातियों की अर्थव्यवस्था का आधार खाद्य संग्रहण है। अब देखिए दोस्तों, खाद्य संग्रहण किसे कहते हैं? मुख्य उद्देश्य इनका जीवन यापन का क्या है? खाद्य संग्रहण यानी कि आप खाने पीने की वस्तुएं इकट्ठा करना, आखेट, घुमकड़, पशुचारण व आदिम ढंग की निर्वहन कृषि करना। अब देखिए, आखेट यानी जो जंगलों से जो भी प्राप्त होते हैं फल फ्रूट वगैरह, लकड़ी वगैरह, उनको इकट्ठा करना। घुमकड़ यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपना एक जंगली क्षेत्र से दूसरे जंगली क्षेत्र में घूम घूम करके आखिर इकट्ठा करना, खाद्य संग्रहण करना। पशु चारण करना, पशु को चारते हैं, और इसके साथ साथ में ये आदिम ढंग की निर्वहन कृषि करते हैं, जो पुराने ढंग से चलती आ रही जो आदिम ढंग की जीवन यापन के लिए जो निर्वहन कृषि है वो करते हैं। अभी जो कृषि हो रही है वो उद्योग के हिसाब से भी हो रही है, ज्यादा उत्पादन करके पैसे भी कमाते हैं लोग, लेकिन इन लोगों का उद्देश्य क्या होता है? कृषि कार्य करके अपना जीवन यापन करना। इससे ज्यादा उद्देश्य इनका कुछ भी नहीं होता। खाद्य संग्रहण करते हैं, आखेट यानी जो जंगली क्षेत्र से जो प्राप्त होते हैं, जैसे कि फल फ्रूट वगैरह, लकड़ी वगैरह, उनको इकट्ठा करना। घुमकड़ यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते हैं खाद्य संग्रहण के लिए, आखेट के लिए। और पशुचारण यानी एक जगह मान लिया अच्छा वातावरण नहीं है पशुओं के लिए, तो फिर एक स्थान से दूसरे स्थान पर पशुओं को चारने के लिए चले जाते हैं। ये विभिन्न प्राकृतिक दशाओं में प्राचीन काल के मानव वातावरण के संबंध की सूचक है। अब देखिए, ये विभिन्न दशाओं में प्राचीन काल के मानव वातावरण के संबंध की सूचक है। जो प्राचीन काल में जो मानव था उसके संबंध का ही ये सूचक है। ये जो जनजातियां हैं वो अभी वर्तमान में है, वो प्राचीन काल की जो जनजातियां उनसे संबंधित मान सकते हैं अपन। आधुनिक विकसित सभ्यताओं से इनका संपर्क लगभग नगण्य है। आधुनिक विकसित सभ्यताओं से इनका संपर्क लगभग क्या है? नगण्य है। ये पुराने सिस्टम से चलती आ रही सभ्यता है, आप लोगों को भी ज्ञात होगा। तो देखिए, ऐसी कौन कौन सी सभ्यता है? जनजातियां वास्तव में जैविक समूह का नहीं वरन सामाजिक व सांस्कृतिक समूह का प्रतिनिधित्व करती है। अब देखिए, जो जनजातियां होती है वो किसी जैविक समूह का नहीं वरन सामाजिक व सांस्कृतिक समूह का क्या करती है? प्रतिनिधित्व करती है। अभी ये जनजातियां लोगों का वह समूह है जो सामाजिक रीति रिवाजों और सांस्कृतिक परंपराओं द्वारा एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से संबंधित है। इनके बारे में पूछा जा सकता है कि जनजाति किसे कहते हैं? तो ये लोगों का वह समूह है जो सामाजिक रीति रिवाजों एवं सांस्कृतिक परंपराओं द्वारा एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से क्या है? संबंधित है। लोगों का वह समूह जो कि सामाजिक रीति रिवाजों एवं सांस्कृतिक परंपराओं द्वारा एक दूसरे से क्या है? घनिष्ठ रूप से संबंधित है। विश्व के प्रमुख जनजातियां निम्न हैं। ऊपर जो मैंने जनजातियों के बारे में बताया, इन्हें आप नोट कर लीजिए, अंडरलाइन कर लीजिए। नोट्स बुक आप साथ में लेकर के बैठिए, नोटबुक है उन पर लिखते जाइए, क्योंकि आपको सरलता होगी जब विद्यालय खुलेंगे तो भी यही आपको पढ़ना है, तो इसलिए आप पहले से ही पढ़ लीजिए। लाइव क्लास से बेहतर है किताब पढ़ोगे तो मेरे हिसाब से अच्छा आप अंकन कर पाओगे परीक्षा में, क्योंकि प्रत्येक पार्ट में से लाइन से प्रश्न पूछे जाते हैं, लाइन से प्रश्न उठाए जाते हैं। तो लाइव क्लास से मेरे हिसाब से ये बेहतर रहेगा आपके लिए। काफी सर्च करने के बाद में मैंने यही निर्णय लिया कि आपको किताब के माध्यम से अध्ययन करवाया जाए। अब देखिए, प्रमुख जनजातियां कौन कौन सी है? प्रमुख जनजातियां कौन कौन सी है जो कि विश्व में है अभी? तो इसमें देखिए, ध्रुवीय व ठंडे प्रदेशों के निवासी, ध्रुवीय और ठंडे प्रदेशों के निवासी, अंडरलाइन कर लीजिए, बड़ा प्रश्न आएगा ये। प्रमुख जनजातियां कौन कौन सी है? देखिए, प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है, हम लाइव क्लास में पढ़ाएंगे, मान लिया तो ध्रुवीय व ठंडे प्रदेशों के निवासी ऐसे लिख देंगे, लेकिन इसमें है कौन सा, एक दो छूट जाएंगे, ये भी हो सकता है। लेकिन देखिए, इस किताब में दे रखा है वही प्रश्न सीधा पूछा जाएगा। ध्रुवीय व ठंडे प्रदेशों के निवासी, इसमें देखिए एस्किमो, सेमोयड्स जनजाति, ये कहाँ के हैं? जो ठंडे प्रदेश है वहां ये लोग निवास करते हैं। इनके बारे में विस्तृत जानकारी अपन आगे प्राप्त करेंगे। उसके बाद में अगला है विषुवत रेखीय सघन वनों के निवासी। विषुवत रेखीय सघन वनों के निवासी, इसमें देखिए पिग्मी, सेमांग, सकाई जनजाति। उसके बाद में शुष्क कालाहारी मरुस्थल के निवासी, जिसमें बुशमैन जनजाति है जो कि शामिल होती है। तो ये 3 जनजातियां तो यहां हो गई। उसके बाद में चौथी जनजाति देखिए आप, उष्ण कटिबंधीय घास क्षेत्रों के निवासी। उष्ण कटिबंधीय जो घास है उन क्षेत्र के जो निवासी है उसमें कौन कौन से है? तो मसाई व बुद्धू जनजाति। फिर पांचवा है समशीतोष्ण कटिबंधीय घास क्षेत्रों के निवासी। समशीतोष्ण कटिबंधीय घास क्षेत्रों के निवासी, इसमें कौन सी जनजाति? ये खिरगिज। कौन सी है? खिरगिज जनजाति। और फिर छठी है दुर्गम पहाड़ी व पठारी क्षेत्रों के निवासी। इसमें भील, गोंड, संथाल, मीणा, नागा व अन्य जनजाति इसमें शामिल होती है। तो इस प्रकार ये 6
प्रकार की जनजातियां आपने नोट नहीं किए तो कॉपी में लिख दीजिए और इन्हें अच्छे तरीके से 1 बार 2 बार 3 बार ऐसे करके आप इन्हें आसानी से याद कर लीजिएगा, क्योंकि इनमें से बड़ा प्रश्न आएगा अच्छा और छोटा प्रश्न भी आ सकता है, लाइन भी उठाई जा सकती है कि ये कहाँ की निवासी है, मेड़ा जनजाति कहाँ की है ऐसे भी पूछा जा सकता है, नागा जनजाति कहाँ की है, कौन से क्षेत्र में निवास करती है ऐसे भी पूछा जा सकता है। प्रश्न उल्टा सीधा कैसे भी पूछा जा सकता है, इसलिए आपको तैयार रहना है, क्योंकि मैंने भी इसी बुक्स में से अध्ययन किया था और आपको भी ऐसे ही सलाह दे रहा हूं कि बुक्स आप अच्छे तरीके से पढ़िए और बच्चों को अध्यापन कार्य करवाता हूं तो भाई वहां पे भी ये सलाह देता हूं कि बुक्स आप बार बार पढ़िए, केवल पास बुक्स है या फिर लाइव क्लास है या फिर नोट्स के भरोसे मत बैठा रहना। बहुत सारे विद्यार्थी कमेंट करते हैं कि सर नोट्स भेजिए। अरे नोट्स से क्या करोगे भाई, इसमें बहुत सारी जानकारी देखिए, ये नोट्स से क्या है, दूसरों के नोट्स से कभी मत पढ़िए, खुद के नोट्स बनाइए और बार बार उन्हें अध्ययन कीजिए। नोट्स हमेशा जो व्यक्ति बनाता है वो अपने हिसाब से नोट्स बनाता है, न कि आपके लिए। अब मैं नोट्स बनाऊंगा तो मैं मेरे हिसाब से बनाऊंगा, मुझे किस प्रकार की जानकारी याद है और किस प्रकार के मेरे मेमोरी में ये सेट हो सकती है, उस हिसाब से नोट्स बनाऊंगा। दूसरा, आपका सहपाठी है नोट्स बनाएगा तो वो अपने हिसाब से नोट्स बनाएगा, तो आपको अपने हिसाब से नोट्स बनाना है। मैं किताब का अध्यापन कार्य करवा रहा हूँ, आप किताब के अनुसार आप नोट्स बना लीजिए, जो आपको उचित लगे, जो याद नहीं रहे वो लिख दीजिए नोटबुक में, नोटबुक लेके बैठिए पास में। अब इन जनजातियों में एस्किमो जनजाति के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। कौन सी जनजाति? एस्किमो क्या है और ये कहाँ निवास करती है और इनकी सांस्कृतिक सामाजिक गतिविधियां क्या है। तो देखिए, ये आर्कटिक प्रदेश में मानव आज भी विकास की प्रारंभिक अवस्था में है। आर्कटिक प्रदेश है जो कि मानव आज भी विकास की प्रारंभिक अवस्था है। प्रारंभिक अवस्था आपने पढ़ा था कौन कौन सी है? प्रारंभिक अवस्था में आखेट, मछली पकड़ना, संग्रहण एस्किमो की आजीविका का मुख्य आधार है। लेकिन अपन लोग क्या करते हैं, अपन मानव जीविका की कौन सी अवस्था में, कौन सी विकास की अवस्था में काफी आगे बढ़ चुके हैं, काफी आगे बढ़ चुके हैं। द्वितीयक तृतीयक जो क्षेत्र है उसमें पहुंच चुके हैं, लेकिन यहाँ पे ये लोग प्राथमिक सेक्टर में ही बैठे हुए हैं। आखेटक, मछली पकड़ना, खाद्य संग्रहण करना, ये आज इनकी आजीविका है किसकी? एस्किमो की। एस्किमो को शाब्दिक अर्थ है कच्चा मांस खाने वाला। प्रश्न आएगा, बिल्कुल आएगा, आपके बोर्ड एग्जाम में प्रश्न ये आएगा, एस्किमो की शाब्दिक अर्थ क्या है? कच्चा मांस खाने वाला। एग्जामिनर क्वेश्चन डाल सकता है, अंडरलाइन कर लीजिएगा। बर्फीले प्रदेश के निवास के रूप में तथा बर्फीले प्रदेश के निवास के रूप में दोनों अर्थ लिए जा सकते हैं। अब देखिए, वो एस्किमो प्रदेश की जनजाति की ये जो महिला है, इनका आप दृश्य देख सकते हैं, चित्र देख सकते हैं। अब आगे देखिए, एस्किमो जनजाति मंगोल प्रजाति से संबंधित है। ये कौन सी प्रजाति से संबंधित है? मंगोल प्रजाति से संबंधित है। एस्किमो का चेहरा सपाट व चौड़ा, तवसा का रंग पीलापन लिए भूरा, बाल भद्दे व काले, कद मंजला, नाक चपटी, आंखें गहरी, कथई व तिरछी होती है। ये मानव की जो शारीरिक विशेषता है उसके बारे में। इनका जबड़ा भारी, मुंह चौड़ा तथा दांत सफेद व मजबूत होते हैं। शरीर हष्टपुष्ट व मुठ्ठे मांसल होते हैं। ये घोर संकट काल में भी अपनी जो स्थिरता है वो गंभीरता व विवेक को अडिग बनाए रखते हैं। अब घोर संकट काल में भी ये अपनी स्थिरता, गंभीरता और विवेक को क्या रखते हैं? अडिग बनाए रखते हैं, यानी अपने लक्ष्य तक अडिग रहते हैं कि कैसी भी विकट परिस्थितियां हो, क्योंकि ये ठंडे प्रदेशों में रहते हैं और ये पूर्ण रूप से प्रकृति पर निर्भर है। तो ये गंभीरता, विवेक को अडिग बनाए हुए अपना जीवन यापन करते हैं। तो इनका स्वभाव से ये सरल और हंसमुख प्रवृत्ति के क्या होते हैं? लोग होते हैं। अब देखिए, इनके निवास स्थान है, उसके निवास स्थान के बारे में देख लीजिए। निवास स्थान इनका कैसा है, किस प्रकार से ये निवास स्थानों में रहते हैं, तो उनके बारे में भी अपन थोड़ा अध्ययन कर लेते हैं। निवास स्थान, एस्किमो जनजाति प्रारंभ से ही आर्कटिक व टुंड्रा प्रदेशों तक ही सीमित है। कहाँ? आर्कटिक व टुंड्रा प्रदेशों। अंडरलाइन कर लीजिए, ये कहाँ निवास करते हैं उसके बारे में भी प्रश्न पूछा जा सकता है। क्षेत्र के बारे में, तो इस क्षेत्र में अलास्का से लेकर बेरिंग जल डमरू मध्य तक इसका विस्तार है और ये अलास्का, कनाडा, ग्रीनलैंड वो उत्तरी साइबेरिया क्षेत्रों में रहते हैं। विस्तृत टुंड्रा प्रदेश में निवास करने वाले लोगों को उत्तरी कनाडा व ग्रीनलैंड में एस्किमो, स्कैंडिनेविया, मेलेप्स तथा उत्तरी साइबेरिया में सेमोयड्स, याकुत व चक्सी व तुंग नाम से भी जाना जाता है। अब देखिए, उपनाम से भी पूछा जा सकता है। देखिए, उत्तरी कनाडा व ग्रीनलैंड में इसको क्या कहते हैं? उत्तरी कनाडा व ग्रीनलैंड, इनमें तो कहते हैं इनको एस्किमो। स्कैंडिनेविया में लेप्स, उत्तरी साइबेरिया में क्या कहते हैं? सेम्योइड्स, याकुत, और चक्सी व तुंग नाम से भी इनको जाना जाता है। ये इनके उपनाम है, अलग अलग क्षेत्रों में इनके नाम दे रखे हैं। मानचित्र 2.1 में इस जनजाति की निवास क्षेत्रों को भी दर्शाया गया है। अब
नक्शा भी आएगा। अब नक्शे में भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि ये कहाँ कहाँ निवास करते हैं उसके बारे में। तो देखिए यहाँ पे एस्किमो के जो निवास क्षेत्र है उसके बारे में, यहाँ ग्रीनलैंड है, उत्तरी ध्रुव महासागर, अलास्का और संयुक्त राज्य अमेरिका, ये जो कि एस्किमो जनजाति का निवास क्षेत्र है जो कि यहाँ पे दर्शाया गया है। यहाँ पे ये लोग मुख्यतः रहते हैं, इनका जो निवास स्थान है ये पूर्णतः रूप से कह सकते हैं कि प्रकृति पर निर्भर है। निम्न तापमान, अब ये कैसे तापमान में रहते हैं, कौन से तापमान के अनुकूल है, तो यहाँ निम्न तापमान बर्फीली आंधियां व कम रोशनी युक्त तथा कठोर जलवायु में लगभग 10 लाख एस्किमो विगत 10,000 वर्षों से रह रहे हैं। अब देखिए बर्फीली आंधियां, निम्न तापमान व कम रोशनी, इसलिए वहां के लोगों को पीछे ऊपर अपने पढ़ाते कि अडिग रहते हैं, किसी भी विपरीत परिस्थितियों में भी ये क्या रहते हैं, अपने विवेक से अडिग रहते हैं, अपने लक्ष्य से हटते नहीं, अपने स्थान से हटते नहीं, पीछे नहीं हटने वाले ये। तो इस प्रदेश में जाड़े की ऋतु बहुत लंबी व ग्रीष्म ऋतु बहुत छोटी होती है। जाड़े की ऋतु कितनी होती है, बहुत लंबी होती है, और ग्रीष्म ऋतु है जो कि बहुत छोटी होती है क्योंकि ये ध्रुवों पर रहते हैं। और वार्षिक औसत तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे रहता है। वार्षिक औसत तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से क्या रहता है, नीचे रहता है। अब 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहता है तो आपको पता ही होगा कि किस प्रकार से ये रहते होंगे। अपने यहाँ पे तो सेल्सियस 25-30 तक आ जाता है, 25-30 या 15 तक आ जाता है, तो भी अपनी हालत खराब हो जाती है। तो अब देखिए पेड़ों के अभाव में यहाँ वर्ष की जो माफी चाहूंगा बर्फ की जो आंधियां हैं चलती है, पेड़ यहाँ नहीं है तो इसलिए बर्फ की आंधियां चलती है। वर्षा हिम के रूप में होती है और कठोर जलवायु के कारण वनस्पति का अभाव रहता है। कठोर जलवायु के कारण यहाँ वनस्पति का क्या रहता है, अभाव रहता है। और केवल ग्रीष्म काल की अल्प अवधि में शैवाल, और ग्रीष्म काल की जो अल्प अवधि होती है उसमें इनके लिए शैवाल और शैवाल के साथ साथ में लाइकेन आदि रंग बिरंगे के फूलों की वनस्पति उग जाती है। और ध्रुवीय भालू, लेमिंग, खरगोश, कस्तूरी मृग, कैरीबाऊ, रेडियर, लोमड़ी, भेड़िए, कुत्ते आदि इस क्षेत्र के प्रमुख प्राणी जात हैं। इनके बारे में पूछा जा सकता है कि क्षेत्र के प्रमुख प्राणी जात कौन कौन से, ये भी पूछा जा सकता है। समुद्र में सील, हनेल, वालरस, सीलियन जैसी विशालकाय मछलियां पाई जाती हैं और इनका ये लोग क्या करते हैं, शिकार करते हैं। उसके बाद में इन एस्किमो जनजाति का जो आर्थिक क्रियाकलाप है किस पर निर्भर रहते हैं मुख्य रूप से, वहां अपना जीवन यापन कैसे करते हैं, तो उसके बारे में देखिए। आखिट, पहला कौन सा है, आखिट। ये पर आप प्रश्न पूछा जा सकता है, आर्थिक क्रियाकलाप के बारे में वर्णन कीजिए एस्किमो जनजाति के बारे में। तो देखिए शिकार करना एस्किमो के जीवन यापन का या जीविकोपार्जन का एकमात्र साधन है। शीतकाल व ग्रीष्म काल में विभिन्न विधियों से ये लोग क्या करते हैं, शिकार करते हैं। अब शीतकाल और ग्रीष्म काल, यहाँ पे भी दो विभाजन हो गए, शीतकाल और ग्रीष्म काल। तो शीतकाल में कैसे करते हैं दोस्तों, ग्रीष्म काल में कैसे करते हैं, तो उसके बारे में भी पढ़ लेते हैं। तो इस ऋतु में एस्किमो समुद्र तट के किनारे सील मछली का शिकार करते हैं। शीतकालीन में क्या करते हैं ये लोग, समुद्र तट के किनारे किसका, कौन सी मछली का, सील मछली का क्या करते हैं, शिकार करते हैं। अब जब मछली बर्फ में बने छिद्रों में सांस लेने आती है, अब बर्फ जमा हुआ होता है समुद्र के ऊपर, तो ये बर्फ में जो छिद्र बने हुए होते हैं वहां मछली क्या करने आती है, श्वास लेने बाहर आती है। तब एस्किमो दोबारा रखी हड्डी की छड़ हिल जाती है, हड्डी की जो छड़ होती है वो हिल जाती है। एस्किमो अपने हथियार हार्पून, जो हथियार होता है जो जिनसे ये लोग मछली का शिकार करते हैं उसे क्या करते हैं, हार्पून कहते हैं। छोटा प्रश्न है दोस्तों, ये लाइव क्लास में साहित्य की आप तक मिल रहा होगा, यानी किताब तो आपको पढ़नी और किताब आप पढ़ रहे हो, पहली बार किताब पढ़ रहे हो तो आप फायदे में। हार्पून, ये छोटा प्रश्न पूछा जा सकता है। तो हार्पून से सील मछली का क्या करते हैं, शिकार करते हैं। इसे माउपाक भी कहते हैं। ये प्रश्न आ सकता है, माउपाक, हार्पून, माउपाक क्या है, इसके बारे में भी समझाइए, छोटा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो देखिए माउपाक, जिसका शाब्दिक अर्थ है प्रतीक्षा करना होता है, जिनका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, प्रतीक्षा करना। शिकार की दूसरी विधि है तुरपाक, जिसके अंतर्गत शिकारियों द्वारा दो छिद्र बनाए जाते हैं। एक छिद्र में एक व्यक्ति सील को चारा डाल करके बुलाता है, सील को क्या करता है, चारा डालता है और फिर वो उनको बुलाता है। यानी दूसरे छिद्र में दूसरे व्यक्ति संकेत मिलते ही हार्पून से शिकार कर लेता है। और सील मछली न केवल भोजन प्रदान करती है वरन जलाने के लिए ईंधन भी देती है। सील की चर्बी अन्य जीवों की चर्बी की तुलना में तुरंत वो अधिक देर तक चलती है और ताप भी अधिक देती है। चित्र 2.1 में महिला द्वारा माऊ पाक विधि से चित्र 2.2 में हार्पून से खुले समुद्र में बसंतकालीन आकट को समझ सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है, एग्जामिनर कहीं से भी प्रश्न पूछा जा सकता है, माऊ पाक विधि क्या है, माऊ पाक विधि क्या है और हार्पून विधि क्या है, ऐसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है। हार्पून विधि से मछली का शिकार कैसे किया जाता था, ये किन लोगों के द्वारा किया जाता था, कैसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है। किताब के अंदर है, ये भी किताब के अंदर दे रखा है। तो आपको चारों तरफ से रेडी रहना, तैयार रहना है। ठीक है ना दोस्तों, समझ में आ रहा है या फिर नहीं आ रहा, अच्छे तरीके से। यदि समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा, तभी कोई सुझाव हो तो मुझे देते जाइएगा कमेंट बॉक्स में।
कमेंट कर दीजिए फटाफट, क्योंकि आप कमेंट बिल्कुल भी नहीं करते हो, न के बराबर करते हो। बसंतकालीन आकेट। अब बसंतकालीन आकेट क्या है? तो शीतकालीन हो गया ऊपर, उसके बाद में बसंतकालीन। बसंत ऋतु में ये लोग कैसे शिकार करते हैं? तो इसमें देखिए मार्च में मछली, सील मछली है जो कि मछली है वो सांस लेने हेतु बाहर आकर के धूप सेकने लगती है। ये बाहर आकर के क्या करती है? धूप सेकने लगती है और उनका शिकार किया जाता है। उनका क्या किया जाता है? शिकार किया जाता है। बसंतकालीन आखेट को उतोक कहते हैं। क्या कहते हैं? उतोक। प्रश्न आने लायक है दोस्तों, अंडरलाइन कर लीजिए या फिर लिख लीजिए आप। बसंतकालीन आखेट को क्या कहते हैं? उतोक। क्योंकि छोटे प्रश्न आएंगे अपने, और इसमें अपना 56 नंबर का पेपर होगा ज्योग्राफी में, पता है आपको, क्योंकि 44 नंबर का आपके प्रैक्टिकल हो जाएगा। तो छोटे छोटे प्रश्न है जो कि आपको याद करना बहुत जरूरी है। ये शिकारी और इसके साथ साथ में कुत्तों की मदद से भी ये सील मछलियों का शिकार करते हैं। कुत्तों की मदद से सील मछलियों का शिकार करते हैं। इस ऋतु में चमड़े से बनी जो नाव को परिवहन के लिए काम में लेते हैं। चमड़े से नाव बनी होती है, उनको परिवहन के लिए काम में लेते हैं। आपने पढ़ लिया था कि पेड़ पौधे कम है वहां, तो फिर ये नाव किससे बनाएंगे? तो नाव तो फाइनली ये समझ में आ चुका होगा कि चमड़े से ही बनेगी। और जिसे कयाक कहते हैं। जैसे क्या कहते हैं? कयाक। छोटे प्रश्न है, बिल्कुल याद रखने होंगे। अब ग्रीष्म काल में एस्किमो लोग कैरिबो, 12 सिंहों का धनुष बाण से शिकार करते हैं। अब देखिए पूर्ण रूप से ये किस पर निर्भर है? प्रकृति पर निर्भर है। अपने पड़ा पेड़ पौधे वहां बिल्कुल कम है, तो ये 12 सिंहा होता है जो कि हिरण की प्रजाति का ही मान सकते हैं अपन। तो उस प्रजाति के जो 12 सिंहा होता है, उनके सिंह से क्या बनाते हैं? धनुष बाण बनाते हैं। और धनुष बाण से माफी चाहूंगा, 12 सिंहा का धनुष बाण से क्या करते हैं? शिकार करते हैं। धनुष बाण जो कि इन आदिवासियों का कह सकते हैं आदिम तरीके से जो मानव था उसमें धनुष बाण से क्या करता था? शिकार करता था। अब धनुष बाण तो कैसे भी बना सकते हैं ये। बतख व चिड़ियों का शिकार हल्के भाले से फेंक करके करते थे, अब करते हैं। और रेडियर संपत्ति व सामाजिक स्तर का मापदंड भी है। रेडियर संपत्ति व सामाजिक स्तर का मापदंड भी है। और एस्किमो लोगों के जीवन में सील मछली का अत्यधिक महत्व है। एस्किमो लोगों के जीवन में सील मछली का अत्यधिक महत्व है। और सील से खाने के लिए मांस प्राप्त होता है, कपड़े बनाने के लिए खाल प्राप्त होती है, तंबू बनाने के लिए खाल, और ईंधन के लिए चर्बी, स्लेज गाड़ी बनाने के लिए हड्डियां तथा धागे के रूप में इनको तौत है जो कि प्राप्त होती है। जो कि तौत किसे कहते हैं? जो इनकी जो आंतें होती है मछली की, उसे। तो ये किसके लिए काम आती है? धागे बनाने के लिए। उसके बाद में भोजन। ये लोग भोजन में क्या क्या प्राप्त करते थे? तो कच्चा मांस इनका प्रमुख भोजन है। और भोजन का स्रोत सील, हेल, सीलियन और छोटी मछलियां व स्थानीय जीव जंतुओं से भी भोजन प्राप्त होता है। उसके बाद में वस्त्र। एस्किमो लोगों के वस्त्र है ये कहां से प्राप्त करते थे? तो एस्किमो के वस्त्र मुख्यतः कैरिबो की खाल से बने हुए होते थे। और ये सील मछली की खाल की अपेक्षा अधिक गर्म व हल्के होते हैं। ध्रुवीय भालू के समूह से भी वस्त्र बनाए जाते हैं। और वस्त्र बनाने का कार्य स्त्रियां करती है। कौन करती थी? स्त्रियां करती थी। और स्त्री व पुरुष दोनों के वस्त्र एक समान ही होते हैं। स्त्री और पुरुषों के वस्त्र कैसे होते थे? कैसे होते हैं? एक समान ही होते हैं। एस्किमो जर्सी नुमा बहुधार वस्त्र, जिसे तिमियाक कहते हैं, इनको क्या करते हैं? पहनते हैं। तिमियाक पहनते हैं, जो कि बहुधार वस्त्र होते हैं जिन्हें तिमियाक कहा जाता है, और उनको पहनते हैं। और तिमियाक के ऊपर पहने जाने वाले कपड़े को अनुहाक कहते हैं। तिमियाक के ऊपर पहने जाने वाले कपड़े को क्या कहते हैं? अनुहाक कहते हैं। और सील की खाल से बने प्रमुख जूतों बने जो जूते होते हैं उनको कार्मिक या बुकलुक्स कहते हैं। ये जो वस्त्र से संबंधित हैं, जो शब्द दे रखे हैं, ये शब्द यदि आपने एग्जाम में कॉपी में लिख दिए तो बहुत ही अच्छा आपका अंकन होगा, मूल्यांकन होगा, अच्छे तरीके से आपको नंबर दिए जाएंगे। और ये केवल आप किताब पढ़ोगे तो ही आपके सामने जानकारी मिलेगी। केवल पासबुक्स वगैरह अन्य जानकारी पढ़ोगे तो कम ही साहित्य की आपको मिले। उसके बाद में निवास ग्रह। ये लोग कौन से कैसे घर में रहते थे? तो देखिए इनके मकान बर्फ, पत्थर, हड्डियों तथा खालों से बने हुए होते हैं। और शीतकाल में बर्फ के मकान को इग्लू कहते हैं। इग्लू किसे कहते हैं? कि इनके घर को इग्लू कहा जाता है। तो ये जो अपने एस्किमो है, इनके घर को क्या कहा जाता है? इग्लू कहा जाता है। 5-6 फीट भूमिगत व 2 से 3 फीट ऊपर उठे लकड़ी व हवेली की हड्डियों के ढांचे से बने मकान को कर्मक। यहाँ पे देखिए ये एस्किमो लोगों का बना हुआ इग्लू, जो कि इनका प्रमुख घर है, कर्मक कहते हैं। और इसका प्रवेश द्वार एक भूमिगत सुरंग से जुड़ा हुआ होता है। यहाँ पे देखिए ये लोग एस्किमो जनजाति के अस्थायी आवास, यहाँ पे ये आग जला करके बैठे हैं। और आसपास में ये जो झाड़ियां हैं, इसका प्रवेश द्वार एक भूमिगत सुरंग से जुड़ा हुआ होता है। अब ग्रीष्म काल में शिकार के दौरान ये लोग अस्थायी तंबू में रहते हैं। ग्रीष्म काल में शिकार के दौरान ये लोग अस्थायी तंबू बनाते हैं, जो कि खाल के बना हुआ होता है, और उसमें निवास करते हैं।
अब देखिए यंत्र व उपकरण इनके पास में, ये शिकार वगैरह करते हैं तो यंत्र और उपकरण भी इनके पास में वो होते होंगे। तो देखिए क्या 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 है, चमड़े से बनी एक प्रकार की नाव जो कि 5 से 5 मीटर लंबी और 1.5 मीटर चौड़ी होती है। उसके बाद में अगला है उमिया, बड़ी नाव जो कि है हनेल मछली के शिकार के दौरान काम में ली जाती है। और उसके बाद में हार्पून, ये सील मछलियों के शिकार के लिए प्रयुक्त 1.2 से 1.5 मीटर लंबा भालानुमा हथियार है जो कि रस्सी से बंधा हुआ होता है। और उसके बाद में स्लिस, बर्फ पर चलने वाली पहिए बीन गाड़ी जिसे कुत्ते व रेडियर खींचते हैं। चित्रपट 2.5 में एस्किमो की स्लेज गाड़ी को भी रेडियर खींच रहे हैं, ये चित्रपट 2 में दर्शा रखे हैं। अब देखिए ये तो इनके प्रमुख औजार हो गए, शिकार करने का तरीका, आर्थिक गतिविधियां उनके बारे में। अब इनका समाज कैसा है उसके बारे में भी देख लीजिए। समाज, ये कैसे समाज में संबंध रखते थे, कौन कौन सी गतिविधियां, रीति रिवाज है इनके, उनके बारे में। तो ये लोग छोटे छोटे समूह में रहते हैं और इनका जीवन घुमकड़ है, आदिम ढंग से जीवन यापन करते हैं। और पितृवंशी समाज है, पितृवंशी यानी कि इसमें जो परिवार का जो नेतृत्व कौन करता है, पिता करते हैं। और अपने अभी भी काफी परिवारों में माता पिता में जो माता होती है वो परिवार का नेतृत्व करती है और कुछ जगह पिता है जो कि परिवार का नेतृत्व करती है। तो इस प्रकार ये जो व्यवस्था है जो कि चलती आ रही है। और इनमें बहुपत्नी प्रथा प्रचलित है, यानी एक व्यक्ति के एक से अधिक है जो कि पत्नियां होती थी। अब ग्रीष्म काल में कई, अब देखिए एस्किमो की स्लेज गाड़ी को खींचते हुए रेडियर, तो ग्रीष्म काल में कई उत्सव समारोह माने जाते थे। ग्रीष्म काल में कई उत्सव समारोह है जो कि आयोजित किए जाते थे। और एस्किमो लोग जादू टोनों में भी विश्वास रखते थे। ये एस्किमो एलियूट भाषा बोलते हैं। कौन सी भाषा बोलते हैं? एलियूट। कठोर शीत ऋतु में भोजन की कमी होने पर बूढ़े व अशक्त व्यक्ति आत्महत्या करते हैं। अब देखिए जो कठोर शीत ऋतु होती है उसमें भोजन की कमी होने के कारण बूढ़े व अशक्त व्यक्ति क्या कर लेते हैं? आत्महत्या कर लेते हैं। अब देखिए इन लोगों का वातावरण के साथ में ये समायोजन किस प्रकार से कर लेते हैं तो उसके बारे में देख लेते हैं। तो एस्किमो दुर्गम सामान्य मानव के जीवन की कल्पना से परे कठोर जलवायु में एस्किमो जनजाति में वातावरण समायोजन की दक्षता अपने आप में एक अनूठा उदाहरण है। एस्किमो हिम का ही प्रयोग कर हिम निवास इग्लू बनाते हैं। स्लेज गाड़ी बनाने के लिए वालरस की हड्डियों को काम में लेते हैं। हिम झंझाओं तथा हिम पर सूर्य की किरणों के पड़ने से होने वाली चमक से आंखों को बचाने के लिए आंख कवच का निर्माण करते हैं ये लोग। अब देखिए आधुनिक संस्कृति से संपर्क, आधुनिक संस्कृति है उनसे इन लोगों का संपर्क किस प्रकार से है, कैसे है? तो देखिए एकाकी ध्रुवीय प्रदेशों में निवास करने वाली इस जनजाति का 1960 के पश्चात यूरोपीय व अमेरिकी लोगों से संपर्क बढ़ा है। अब ये लोग आग्नेय अस्त्रों, बंदूक आदि का प्रयोग करने लगे हैं। कयाक के स्थान पर मोटर चालित नाव व स्लेज के स्थान पर स्नो मोटर का प्रयोग बढ़ा है और पारंपरिक वातावरण का स्थानांतरण तीव्र गति से होने लगा है। फर, समूर आदि के व्यापार से मुद्रा मिलने से उनके पहनावे व रहन-सहन की विधियों में भी क्या आया है? बदलाव आया है। ये आधुनिक संस्कृति के जो वैश्वीकरण का प्रभाव हुआ है या फिर इनका संबंध इनके साथ में आधुनिक संस्कृति के साथ में होने के कारण इतना है जो कि इनका प्रभाव है वो बढ़ा है और इनकी संस्कृति में रहन सहन के तरीकों में भी परिवर्तन आया है। अमेरिकी सरकार द्वारा प्रदत्त स्वास्थ्य सुविधाओं के बढ़ने, भरण पोषण सरल होने से एस्किमो लोगों की जनसंख्या कनाडा व अलास्का में निरंतर बढ़ रही है और इनकी संख्या वृद्धि से टुंड्रा के तटीय क्षेत्रों के पर्यावरण पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। संभव है कि 21वीं शताब्दी में एस्किमो का जनजातीय परिवेश मात्र ऐतिहासिक रह जाएगा। धीरे धीरे इनका आधुनिकीकरण हो रहा है और सरकार भी इनके लिए कोशिश कर रही है इनको मुख्य धारा में जोड़ने की और इनके लिए काम भी कर रही है। अब अगले वीडियो में अपन उसमें जनजाति के बारे में पढ़ेंगे, उनकी सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक रीति रिवाजों के बारे में अध्ययन करेंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट भी कीजिए और लाइक भी कीजिए और बीच बीच में सुझाव भी देते रहिएगा और अपने दोस्तों तक वीडियो साझा जरूर कीजिए क्योंकि आप पढ़ेंगे और अपने दोस्तों तक भी वीडियो साझा करेंगे तो उन्हें भी फायदा होगा। धन्यवाद दोस्तों, अगले वीडियो में मिलते हैं।